हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटी की क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं, पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पॉलिटी के कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। आज हमने 50+ एमसीक्यू लाए हुए हैं। यदि आप अच्छा रिस्पांस करते हैं तो आगे भी कंटिन्यू करेंगे एमसीक्यू वाले पोर्शन को। दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडीज जंक्शन ऑफिशियल से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया? ऑप्शन नंबर 1 53वां संविधान संशोधन, ऑप्शन 2 55 से, या ऑप्शन सी 54 से, या ऑप्शन डी 52 से। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 52वें संविधान संशोधन से 52वें संविधान संशोधन से मिजोरम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन अब तक कितनी बार लगाया जा चुका है? तो बात की जाए दोस्तों राष्ट्रपति शासन की राजस्थान में, तो अब तक 4 बार लगा है। लेकिन वही यदि आपसे बात किया जाए कि उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो 10 बार याद रखिएगा। मैक्सिमम 10 बार अब तक उत्तर प्रदेश में लगा है और मैक्सिमम 10 बार लगा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को पहचानना, हमें गलत पहचानना है, सही वाले को नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए शुरू होता है भारत सरकार अधिनियम 1919 जो 1921 में लागू हुआ था। ये तो सही बात है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम बहुत गलत बात है। 1919 आप जानते हैं कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था, जबकि मार्ले मिंटो जो था 1909 का था, तो दूसरा ही आपका गलत मिल जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, मॉन्टेग्यू भारत का सचिव बोर्ड और लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, सही बात है। इस अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया था, एकदम सही बात है। दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी मार्ले मिंटो सुधार नहीं था, यह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 4 नंबर की सूची 1 और सूची 2 को क्रम से मिलाना है। सूची 1 में कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम किससे सम्मिलित है? तो 1935 से सम्मिलित है। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 से रिलेटेड है। अगस्त प्रस्ताव 1940 से है और वेवेल योजना 1945 में आई थी। तो इसका मिलान हो जाएगा दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935, क्रिप्स प्रस्ताव 1942, अगस्त प्रस्ताव 1940, वेवेल योजना 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए लोकसभा को समाप्त किया जा सकता है, ऑप्शन बी राज्यसभा को, ऑप्शन सी विधान परिषद, ऑप्शन डी विधानसभा। थोड़ा ऑप्शन में मिसमैच है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, विधान परिषद जो एमएलसी होती है, इस सदन को हम समाप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान में जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, इसको कब सम्मिलित किया गया था? ऑप्शन ए 1975 में, ऑप्शन बी 1976 में, ऑप्शन सी 1978 में, या ऑप्शन डी 1979 में। दोस्तों, जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में लागू किया गया था। इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको ट्रिक से हम बताए थे कि 42वां संविधान संशोधन है, तब 42 में 4 और 2 को आप जोड़ेंगे तो क्या होगा? 6 होगा। तो 6 से 1976, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन 7वां, जिसमें केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल मतलब कितना होता है? 5 वर्ष या 62 वर्ष? नेक्स्ट 6 वर्ष या 65 वर्ष? या सी ऑप्शन 5 वर्ष या 65 वर्ष? या डी ऑप्शन 6 वर्ष या 62 वर्ष? दोस्तों, यदि बात की जाए केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल की, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं है। मतलब 1935 का जो अधिनियम था, उनमें से कौन सा विशेषता है जो इसमें नहीं है? ऑप्शन ए है कि प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, एकदम सही बात है। ऑप्शन बी, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, एकदम सही बात है, भले ही लागू नहीं हुआ था लेकिन प्रावधान था। सी ऑप्शन है, इसे प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया, एकदम सही बात है। डी ऑप्शन है, विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, नहीं, ये ऑप्शन गलत है, प्रांत में नहीं केंद्र में था।
सॉरी प्रांत नहीं दोस्तों, राज्य में था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में कितने अधिकतम मामले उठाए जा सकते हैं? ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 20। अब ध्यान दीजिएगा कि लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन के अंतर्गत आईपीसी 377 के तहत लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में जो मामले उठाए जा सकते हैं उनकी संख्या होती है दोस्तों 20, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को सुमेलित युग्म पहचाने, मतलब आपको ये बताना है कि कौन सा सही इसमें से है। 3 ऑप्शन गलत है और एक सही है, उसी को पहचानना है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये अनुच्छेद 42 नहीं है दोस्तों, इसका 39 ए में आता है। किस निःशुल्क विधिक सहायता। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 41 नहीं दोस्तों, ये अनुच्छेद 40 में आता है। पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39 एकदम सही बात है। कृषि और पशुपालन का संगठन, अनुच्छेद 42 नहीं दोस्तों, ये अनुच्छेद 48 में है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरुष और स्त्री का समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था? दोस्तों इस असंवैधानिक वाले टॉपिक को हमने बाहर जो संविधान संशोधन पढ़ाया था उसी में जो 99 संविधान संशोधन था उसमें हम बताया था। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस संवैधानिक संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया था? ऑप्शन ए 97 संविधान संशोधन, बी 98 संविधान संशोधन अधिनियम, या सी 100वां संविधान संशोधन अधिनियम, या डी 99 संविधान संशोधन अधिनियम। दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 99 संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया था? संथानम समिति, या शाह आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, या स्वर्ण सिंह समिति। दोस्तों यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था संविधान के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम कैग के नाम से जानते हैं, सीएजी, को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्न में से किसके समान है? तो दोस्तों यदि आपको सीएजी यानी कैग को उस पद से हटाना है तो सेम प्रक्रिया होती है जो सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया होती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के यदि मुख्य न्यायाधीश को आपको जिस विधि से आप हटाते हैं सेम उसी विधि से आप सीएजी के अध्यक्ष को हटाएंगे, सीएजी को हटाएंगे। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी संघ लोक सेवा अध्यक्ष, या ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, या ऑप्शन डी भारत का महान्यायवादी। दोस्तों यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई? गोरवाला प्रतिवेदन, भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग, संथानम समिति, या कृपलानी समिति। तो जो हमारा केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसकी स्थापना संथानम समिति पर होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन सी 2/3 बहुमत से राज्यसभा, ऑप्शन डी 2/3 बहुमत से लोकसभा। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा 2/3 बहुमत से राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय सेवा में सम्मिलित नहीं है। दोस्तों हम बता दें अखिल भारतीय सेवा में 3 ही सम्मिलित हैं। इसमें ऑप्शन 4 है, पूछा सम्मिलित नहीं है तो 3 दिए हुए हैं और एक चौथा नहीं। एक आईएएस होता है, आईपीएस होता है और आईएफएस होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस सम्मिलित होता है। भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस ये भी है। भारतीय विदेश सेवा और चौथा ऑप्शन है भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो आपका ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा कि जो विदेश सेवा है यह सम्मिलित नहीं है। अखिल भारतीय सेवा में 3 ही सेवाएं उपलब्ध हैं, आईएएस,
IPS और IFS। F का मतलब फॉरेस्ट होता है, फॉरेन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? मसूरी में, माउंट आबू में, नागपुर में या फिर हैदराबाद में? तो यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 312, ऑप्शन बी अनुच्छेद 315, ऑप्शन सी अनुच्छेद 324 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 348। पूछा गया है कि संघ लोक आयोग से कौन संबंधित है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 315। नेक्स्ट है, भारत में उपराष्ट्रपति का पद, फिर ऑप्शन देखते हैं। संविधान में प्रारंभ से ही थे, एक संवैधानिक संशोधन द्वारा सृजित किया गया है, ऑप्शन सी एक संसदीय अधिनियम द्वारा सृजित किया गया है, ऑप्शन डी राष्ट्रपति अपने सहायक के रूप में उसकी नियुक्ति करता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, संविधान में प्रारंभ से ही था, राष्ट्रपति का पद संविधान के प्रारंभ से ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति, एक मिनट, हाँ दोस्तों, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? ऑप्शन ए लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों के सदस्य, ऑप्शन सी राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य या ऑप्शन डी राज्यसभा के सभी सदस्य। दोस्तों यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है संसद के दोनों सदनों के सदस्य। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित आवश्यक है? जो उपराष्ट्रपति का पद है दोस्तों, यदि वो उम्मीदवारी पद पाना चाहता है तो उसके नामांकन को निर्वाचन मंडल के कम से कम जो होते हैं वो 20 प्रस्तावक होने जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1 से 4, ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन सी अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन डी अनुच्छेद 36 से 51। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11, जो कि नागरिकता से रिलेटेड है। बात किया जाए ऑप्शन ए की, अनुच्छेद 1 से 4 संघ एवं राज्य क्षेत्र दोस्तों आ जाएंगे। अब बात किया जाए ऑप्शन सी अनुच्छेद 12 से 35, ये आपके मूल अधिकार आ जाएंगे। और ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं, अनुच्छेद 36 से 51, जो DPSP को बताता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एककालीन नागरिकता या ऑप्शन बी, सॉरी दोस्तों, हाँ तो क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें, जो हमारा भारतीय संविधान है वो हमें एकल नागरिकता प्रदान करता है। और बात की जाए कि एकल नागरिकता हमने कहाँ से लिया है, तो इंग्लैंड से लिया है, इंग्लैंड के संविधान से। एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा ऑप्शन बी से कि दोहरी नागरिकता कहाँ की है, तो USA की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता का लोप होने का क्या नियम है? मतलब नागरिकता का लोप हो रहा है तो क्या नियम है? ऑप्शन ए परिवार से बिछड़ जाने पर, ऑप्शन बी देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, ऑप्शन सी भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, ऑप्शन डी शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कि विदेश, जो देशद्रोह का अपराध यदि आपके ऊपर सिद्ध हो जाता है तो आपके नागरिकता का लोप हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे सभी व्यक्ति जो या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किए हों उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947, 1 जनवरी 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, डी 15 अगस्त 1950। दोस्तों ऐसे व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत में यदि जन्म लेते हैं तो भारत के नागरिक कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे?
ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1951 या ऑप्शन डी 1952। दोस्तों यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा 1949। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? यदि नागरिकता आप प्राप्त करते हैं या खोते हैं तो उसकी चर्चा जो है ऑप्शन ए संविधान के भाग 2 में की गई है, या ऑप्शन बी 1955 के नागरिकता कानून में की गई है, या ऑप्शन सी संविधान की प्रथम अनुसूची में की गई है, या ऑप्शन डी संसद के विविध अधिनियम में की गई है। क्वेश्चन है कि नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा जो है वह 1955 के नागरिकता कानून में की गई। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, किस बात का दावा नहीं कर सकता? ऑप्शन देखते हैं, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, या ऑप्शन बी विधि के समझ समता का अधिकार, ऑप्शन सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार, या ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार पर ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। दोस्तों कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कंटेंट को लाइक कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का संविधान स्वीकार किया गया है? तो हम अभी आपको ऊपर बताएं कि जो दोहरी नागरिकता का प्रावधान है ये यूएसए का है, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित, एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, या ऑप्शन सी संसद, या ऑप्शन डी संसद और विधानसभा। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रदान कौन करता है? संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रदान कौन करता है? ऑप्शन ए योजना आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, या ऑप्शन डी भारत का महान्यायवादी। दोस्तों यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन 32 देख रहे थे कि निम्नलिखित में वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? ऑप्शन ए वित्त सचिव, ऑप्शन बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन सी महालेखा नियंत्रक, या ऑप्शन डी अध्यक्ष वित्त आयोग का। तो ये दोस्तों यहाँ पर जो वित्तीय लेन देन का काम है कैग का काम है दोस्तों, यह सीएजी जिनका उल्लेख आर्टिकल 148 में किया गया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे हम सीएजी भी कहते हैं किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? ऑप्शन ए संघ सरकार के लिए, ऑप्शन बी राज्य सरकार के लिए, ऑप्शन सी संघ तथा राज्य सरकार के लिए, ऑप्शन डी न संघ सरकार के लिए और न ही राज्य सरकार के लिए। दोस्तों यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा संघ तथा राज्य सरकार दोनों के लिए सीएजी जो है मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर कंट्रोल करना होता है? ऑप्शन ए कार्यपालिका के, ऑप्शन बी व्यवस्थापिका के, ऑप्शन सी न्यायपालिका की, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के। दोस्तों यहाँ आपका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देख रहे थे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, या ऑप्शन डी वित्त मंत्री। तो आपको बता दें जो सीएजी होता है सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संघ के मंत्रिमंडल के परामर्श से, राष्ट्रपति द्वारा, या ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा, या ऑप्शन सी भारत की संसद के दोनों सदनों में संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा, या ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। दोस्तों यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि भारत की संसद के दोनों सदनों में संबोधन के भी उपरांत राष्ट्रपति द्वारा।
मतलब दोस्तों यदि आपको सीएजी को हटाना है तो दोनों सदनों में संबोधन होगा, उसके बाद आप राष्ट्रपति हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सेवानिवृत्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था? ऑप्शन नंबर 1 के संथानम, ऑप्शन बी ए के चंदा, ऑप्शन सी महावीर त्यागी या ऑप्शन डी जेपी सेलर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए के चंदा। ऐसे कई अधिकारी हैं जिन्हें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? लोक लेखा समिति कार्य करती है या ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति या ऑप्शन सी सरकारी उपक्रम समिति या ऑप्शन डी विशेषाधिकार समिति। दोस्तों हम आपको बता दें जो सीएजी होता है प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर इनकी समिति जो होती है लोक लेखा समिति कार्य करती है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के पास या संसद के पास या भारत के राष्ट्रपति के पास या राष्ट्रीय विकास परिषद के पास? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति लोकधन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी वॉचडॉग के रूप में की जाती है? तो वित्त और लेखांकन की बात आती है तो वहाँ पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य नहीं है? ऊपर बताए हैं वित्त और लेखांकन का जब भी काम आया, ऑडिट का काम है, वो सब सीएजी का काम है, तो वही चीज़ें हम ढूंढेंगे। ऑप्शन है आकस्मिक निधियों और लोक लेखा संबंधित केंद्र और राज्य सरकार के लेन देन लोक लेखा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं रक्षा लेखाओं का संकलन करना। ऑप्शन सी सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं के लेखाओं की लेखा परीक्षा करना। ऑप्शन डी राज्यों के लेखाओं का संकलन करना। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा रक्षा लेखाओं का संकलन करना, क्योंकि हमें अभी बताया है कि जो सीएजी होता है उसका काम वित्त से रिलेटेड है, लेखांकन से रिलेटेड है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, गलत चीज चुनना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद बनती है किसके द्वारा? केवल लोकसभा से, ऑप्शन बी राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों से, ऑप्शन सी लोकसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा या ऑप्शन डी लोकसभा राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोकसभा राज्यसभा तीनों से बनती है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। बात की जाए दोस्तों जो संसद होती है, संसद का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो 79 में किया गया है। बात आ जाती है यहीं पर संसद में तीनों सदस्य की, तो राज्यसभा भी आ जाता है। राज्यसभा का उल्लेख 80 में किया गया है और लोकसभा का उल्लेख 81 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? मतलब जो सांसद हैं उनके विशेष अधिकारों को कौन बताता है? ऑप्शन है आर्टिकल 105, ऑप्शन बी आर्टिकल 104, ऑप्शन ए अनुच्छेद 104, ऑप्शन बी अनुच्छेद 105, ऑप्शन सी अनुच्छेद 82 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 117। दोस्तों यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 105। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, संसद के दो क्रमिक अधिवेशन के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है? तो दोस्तों हम आपको बता दें संसद के दो क्रमिक अधिवेशन है उनके बीच 6 माह का गैप हो सकता है, उसके बाद नहीं होना चाहिए। मिनिमम 6 माह का गैप होता है, मैक्सिमम दोस्तों मैक्सिमम 6 माह का गैप होता है, मिनिमम तो आप कितना भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? जो ज्वाइंट सीटिंग होती है दोस्तों किस संबंध में होती है? ऑप्शन ए संविधान संशोधन विधेयक, ऑप्शन बी वित्त विधेयक, ऑप्शन सी साधारण विधेयक या ऑप्शन डी भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा जो ज्वाइंट सीटिंग होती है दोस्तों वो कभी भी संविधान संशोधन और मनी बिल पर नहीं बनता है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ऐसे ही गलत हो गया, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साधारण विधेयक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन मिला। मतलब दोस्तों साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए, दर नहीं है दोस्तों, दूर है, दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी राज्यसभा का सभापति। दोस्तों जो ज्वाइंट सीटिंग होती है वो राष्ट्रपति बुलाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है, ज्वाइंट सीटिंग कब होती है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति जब बुलाए, ऑप्शन बी लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर, ऑप्शन सी संसद का सत्र शुरू होने पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हम बता दें कि जब भी लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सीटिंग होती है, संयुक्त बैठक होती है, तो उन दोनों में किसी बिल पर बहस होती है, मतभेद होता है, तभी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो ज्वाइंट सीटिंग होती है उसका उल्लेख आर्टिकल 108 में किया गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों के साथ बैठने पर निम्न होता है। ऑप्शन ए भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, ऑप्शन बी संविधान संशोधन बिल को स्वीकार करना, ऑप्शन सी एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना और पास होना। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। दोस्तों तो संसद के दोनों सदनों के साथ बैठने पर निम्न होता है, मतलब जो एक बिल जिस पर सदन सहमत न हो उस पर विचार करने के लिए होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है। शून्यकाल, कटौती प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव, या डी मंत्रालयों की मांगों का गिलेटिन किया जाना। तो हम आपको बता दें कि जो शून्यकाल है, हमने पहले ही बताया था कि इसको भारत की मीडिया ने ही नाम दिया है। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त की जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। मतलब सदन का दोस्तों कोई सदस्य है, उसकी सदस्यता यदि वह 60 दिन तक संसद में नहीं आता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ष में, क्वेश्चन 51 देखते हैं, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 4 बार। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। ऑप्शन ए साधारण विधेयक, ऑप्शन बी धन विधेयक, ऑप्शन सी वित्त विधेयक, या ऑप्शन डी संविधान संशोधन विधेयक। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संविधान संशोधन विधेयक। नेक्स्ट देखते हैं कि संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी हैं, उनका वेतन कौन निर्णय करता है। ऑप्शन ए संसद करती है, ऑप्शन बी केंद्रीय मंत्रिपरिषद, या ऑप्शन सी राष्ट्रपति, या ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा संसद, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है। इस टॉपिक को हमने गणपूर्ति वाले को कई बार बता चुके हैं कि जो यदि संसद का सत्र चल रहा है तो मिनिमम 1/10 कैंडिडेट यदि आते हैं तो ही संसद का सत्र चलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, संसदीय प्रणाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए अनुक्रियाशील सरकार, ऑप्शन बी उत्तरदायी सरकार, ऑप्शन सी संघीय सरकार, ऑप्शन डी राष्ट्रपतीय सरकार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संघीय सरकार। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है। ऑप्शन ए न्यायपालिका, ऑप्शन बी विधानपालिका, ऑप्शन सी चुनाव आयोग, ऑप्शन डी संघ लोक सेवा आयोग। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यायपालिका।
जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है दोस्तों, इसमें कार्यपालिका जो है न्यायपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। दोस्तों कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।